हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका स्टॉक प्राइस का अगर चार्ट देखेंगे ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट का चार्ट है। बिल्कुल एक मतलब आपको एक ऐसा लगता है कि स्ट्रेट ग्रोथ है उसका। ठीक है, तो नाउ यू सी दैट चार्ट एंड आप देख सकते हैं कि कैसे वो कंपनी जो है कंसिस्टेंटली लाइक अराउंड 1200 का स्टॉक प्राइस था और अब जो है वो 3300 पे चली गई है। तो कैसे कंसिस्टेंटली एक तरह से बिल्कुल लीनियर चार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें ऊपर चढ़ाव नहीं है। नहीं तो मोस्टली अगर आप दूसरी कंपनीज के देखेंगे तो ऐसे चार्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा कि यार इतना अच्छा ग्रोथ ये कंपनी कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से देखा है। अगर मैं 5 साल में कोविड का पीरियड में डेफिनेटली एक डाउनफॉल था, राइट, उससे पहले भी, लेकिन कोविड के बाद एक कंसिस्टेंट उसने ग्रोथ दिया है इस कंपनी ने। तो क्या ये कंपनी बहुत अच्छी है एक लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए? एक अच्छा रिस्क मतलब कंपनी है क्या जिस तरह से इस लास्ट 3 साल में ऐसा ही परफॉर्म आगे कर सकती है क्या? तो क्या क्या इसके मोड्स हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या रिस्क हैं इस कंपनी के, वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि कंपनी में स्टॉक प्राइस ऐसे ही बढ़ा है क्या। तो आप देखेंगे तो देखो, अगर 10 साल से ये कंपनी 10 साल से ज़्यादा ये कंपनी लिस्टेड है तो 20% का इसने ग्रोथ दिया है इसके स्टॉक ने कंसिस्टेंटली, राइट। और लास्ट 1 ईयर में 37% का ग्रोथ और 3 ईयर्स में 40% का जो है कैगर ग्रोथ है स्टॉक का। लेकिन अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त है, डेफिनेटली 68% के आसपास का है। 3 ईयर्स में 12% ही है, लेकिन 5 ईयर और 10 ईयर में देखते हैं तो 6 या 5% का ही प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कंपनी का स्टॉक इतना ज़्यादा क्यों भाग रहा है? तो इतना ज़्यादा पी एक्सपेंशन हुआ है क्या इस स्टॉक में? तो वो सब चीज़ों के ऊपर हम सोच रहे थे कि इसके बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का क्यों प्रॉफिट इतना ग्रोथ नहीं है, उसके भी रीजंस हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि उसके क्या की मोड्स हैं, क्या अच्छा चल रहा है और क्या क्या उसका रिस्क है। ठीक है, ये तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। तो कंपनी जो है अपने आप को जो वो बोलते हैं दे से कि वी आर ए कंपनी विच इज़ मेजरली एक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी। ये 4 चीज़ों में हमारा प्रेजेंस है और इसमें हम ये काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें हम प्रेजेंट हैं। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया, इंफ्रा में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी, ये 4 के ऊपर ये बात करते हैं। ठीक है, इनके जो ये सेक्टर्स हैं, मतलब जैसे इसमें ये प्रेजेंट हैं या फिर जिसमें ये ज़्यादा बात करते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम पावर जनरेशन में, डेटा सेंटर बिजनेसेस, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग्स के पावर मैनेजमेंट में, रेलवेज में, ऑटो सेक्टर में, ई मोबिलिटी में, ईवी सेक्टर में भी, F&B मतलब फूड एंड बिजनेस बेवरेजेस, केमिकल्स, फार्मा एंड इंट्रा लॉजिस्टिक्स, ये सब सेक्टर्स में दे से कि वी आर प्रेजेंट एंड वी हैव ए गुड प्रेजेंस इन ऑल दीज सेक्टर। सेक्टर वाइज रेवेन्यू प्रॉफिट का डेटा तो नहीं देते, बट ओवरऑल दे आर प्रेजेंट इन ऑल दीज सेक्टर्स। ठीक है, तो ये चीज़ ये बोलते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टोटल काफ़ी इंडिया में काफ़ी टाइम से प्रेजेंट है, 1957 से दे आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली सीमेंस एक बहुत बड़ा प्लेयर है, आई एम श्योर आपको क्या कहते हैं नाम सुना ही हमने पहले भी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ग्लोबल, जर्मनी की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। तो 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनके इंडिया में और अराउंड इंडिया 5 कंट्रीज़ में। ठीक है, और क्या कहते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स है, काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्ट्स भी हैं इनके। ठीक है, तो क्या किस टाइप के, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स प्रोडक्ट्स हैं इनके, टर्बाइंस हैं इनके स्विच गियर्स हैं। कभी कभी देखा भी होगा आपने कि अगर बिल्डिंग वगैरह में जाते हो तो किसी किसी बिल्डिंग में सीमेंस के स्विच गियर्स दिखेंगे आपको। मोटर्स हैं इनके, मैकेनिकल ड्राइव्स हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के इक्विपमेंट्स हैं इनके पास, कंट्रोल सिस्टम्स के इक्विपमेंट्स हैं, एंड देन दे हैव लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑटोमेशंस एंड एवरीथिंग एज वेल, एंड डिजिटलाइजेशन परस्पेक्टिव से भी दे हैव कंट्रोल सिस्टम्स एंड एवरीथिंग एज वेल, सेंसर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इस तरह से दे हैव प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो ये इन कंपनीज में करते हैं। तो अब समझते हैं कि बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का। तो कंपनी बेसिकली एज पर देयर एनुअल रिपोर्ट दे आर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स, सेगमेंट्स। पहला जो सेगमेंट है जो उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, तो दैट इज़ देयर बिगेस्ट सेगमेंट। अब स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो मैं कुछ कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे आपको डिजिटल ग्रिड्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, लो वोल्टेज प्रोडक्ट्स, कंट्रोल प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, तो ये होते हैं इनके स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पावर मैनेजमेंट में काम आते हैं, ठीक है, और फॉर बिल्डिंग्स या पावर ग्रिड्स इनके कस्टमर्स हैं, या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसमें जो पावर मैनेजमेंट में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, जो ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए, या फायर सेफ्टी पर्सपेक्टिव से जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, फिर एनर्जी को कम करने के लिए, मतलब एनर्जी यूटिलाइजेशन को कम करने के लिए, इवन ई चार्जिंग वगैरह जो मतलब सेटअप है बिल्डिंग के अंदर उसमें भी, राइट, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें इनको आते हैं। तो कमर्शियल बिल्डिंग, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज इनके इस डिवीज़न के मतलब वो हैं, कस्टमर्स हैं, ठीक है। इस बिजनेस से इनका ऑलमोस्ट 36% का रेवेन्यू आता है, तो ये इनका सबसे बड़ा बिजनेस है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हमारा स्मार्ट सिटी जो कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसमें ये वाला जो इनका बिजनेस है वो बहुत अच्छे से फिट होता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दे आर सेइंग कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इनका मतलब वहाँ पर्सपेक्टिव से दे आर प्रेजेंट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो दे हैव ए गुड ग्रोथ पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड उनका सबसे बड़ा बिजनेस है एनर्जी बिजनेस, विच इज़ ऑलमोस्ट 33% ऑफ देयर रेवेन्यू। उसमें क्या आता है, तो एनर्जी बिजनेस इज बेसिकली फॉर द पावर जनरेशन कंपनीज या फिर ऑयल एंड गैस टाइप की कंपनीज, ठीक है। तो वो इनके मेजर कस्टमर्स हैं, ठीक है। उसमें व्हाट दे बेसिकली सेल टू देम इज, मतलब पावर ईपीसी प्रोजेक्ट्स वहाँ पर सर्विस करते हैं, ये पावर जनरेशन में टर्बाइंस वगैरह जैसे ये सारी चीज़ें दे सेल, राइट। तो उसमें ओवरऑल पावर जनरेशन के ऑपरेशंस में भी दे हेल्प, ठीक है। तो इस तरह के इनके, और उसको डिजिटाइजेशन ऑफ द पावर जनरेशन, उन सब चीज़ों में भी दे हेल्प, ठीक है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज, पावर जनरेशन कंपनीज, राइट, और ऑयल एंड गैस कंपनीज जो हैं इनके कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो उसमें ये दे आर प्रेजेंट, और इवन मतलब स्टोरेज सोल्यूशन है या हाइड्रोजन वगैरह के जो आजकल चल रहा है, पावर जनरेशन थ्रू हाइड्रोजन, उसमें भी उसके स्टोरेज सॉल्यूशंस वगैरह दे वर्क, ठीक है। और जैसे जैसे ट्रांसमिशन नेटवर्क बन रहा है तो ट्रांसमिशन में टी लॉसेस को कम करने के तरीके, वो सारी चीज़ें बेसिकली दे हेल्प कंपनीज टू वर्क, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे हैव, दिस इज द सेकंड बिजनेस विच दे हैव इज एनर्जी बिजनेस, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मतलब जब मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, आई एम श्योर आपको लग रहा होगा हाँ यार इसका तो अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट हैं। जैसे जैसे पावर सेक्टर बढ़ेगा तो ये एनर्जी बिजनेस बेसिकली वहाँ पर डायरेक्टली टैग होता है। और ऑब्वियसली डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन दैट ओवरऑल सेक्टर, वो मोर एंड मोर जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन उस सेक्टर में हो रहा है तो मोर एंड मोर कंपनीज नीड दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। थर्ड इनका जो सबसे बड़ा डिवीजन है विच इज डिजिटल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दिस इज ऑलमोस्ट 22% ऑफ देयर बिजनेस, ठीक है। वो क्या करता है डिजिटल इंडस्ट्रीज, तो उसमें है फैक्ट्री की ऑटोमेशन, मोशन कंट्रोल, ठीक है, प्रोसेस का ऑटोमेशन, फिर ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके उसमें हैं बेसिकली। तो ये जो डिजिटल इंडस्ट्रीज़ है ये एक मतलब मोर जैसे केमिकल सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, राइट, तो वहाँ फैक्ट्री का ऑटोमेशन में आ गया, काम आ गए। तो मतलब एक डाइवर्स जो मैंने बताया था इनिशियल सेक्टर्स में, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारा काम बेसिकली करते हैं। मिनरल है, मरीन बिजनेस है, इवन इन ऑयल एंड गैस वगैरह में भी। तो ऑटोमेशन पर्सपेक्टिव से डिजिटलाइजेशन ऑफ देयर ओवरऑल मतलब फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट, तो उस थॉट प्रोसेस से ये ज़्यादा काम करते हैं। तो ऑटोमेशन ड्राइव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से कंप्लीट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट डिज़ाइन से लेके प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन डिलीवरी तक, तो उसमें दे बेसिकली हेल्प द कंपनीज, ठीक है। तो ये इनका थर्ड बिजनेस है डिजिटल। एंड फोर्थ बिजनेस जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा जो हम इन्वेस्टर्स हैं और सब जो मार्केट मतलब भाग रहा है ये स्टॉक, वो है फोर्थ बिजनेस की वजह से, जो कि सबसे छोटा है वैसे तो, इट इज़ जस्ट 8.7% ऑफ द रेवेन्यू एज पर FY22, मतलब उनका FY22 इज सितंबर 2022, उसमें 8.7% है, दैट इज बिजनेस इज मोबिलिटी बिजनेस। तो मोबिलिटी बिजनेस में ऐसा क्या है, मोबिलिटी बिजनेस जो है वो बेसिकली रेलवे ओरिएंटेड बिजनेस है। तो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे ऑटोमेशन सिस्टम्स, रेलवे के जो इंजन्स बनाना,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली वो करते हैं। तो रेलवे सेक्टर इंडिया में बहुत ग्रो कर रहा है, उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसमें, ठीक है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवे के साथ दे वर्क, तो उसमें सिग्नलिंग में सब चीज़ों में बेसिकली दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। इलेक्ट्रिफिकेशन में, सिग्नलिंग में, ठीक है। तो ट्रेन सेट्स बनाना पूरे के पूरे, तो वो सारी चीज़ें वो करते हैं। वंदे भारत का इनको काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, पुणे हिंजेवाड़ी मेट्रो कॉरिडोर में दे हैव ए लार्ज ऑर्डर एज वेल, ठीक है। और तो इस तरह के इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं। 1200 इंडियन रेलवेज को 1200 लोकोमोटिव्स इनको देने हैं इन 11 ईयर्स, और उसके बाद 35 ईयर्स का, तो उसका कुछ 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको मिला है। तो अगेन तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग बिजनेस विच बिकमिंग वेरी बिग फॉर देम, ठीक है। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, अभी 8-9% ही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा, इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और इनका जो लाइफ पाइपलाइन है वो इस सेगमेंट में है, रेलवे सेगमेंट में। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट फॉर देम, ठीक है। तो ये 4 इस तरह से बेसिकली इनके सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आप उनका सेगमेंटेशन समझ गए। तो इट्स मेजरली ऑटोमेशन ड्रिवन, डिजिटलाइजेशन ड्रिवन, जो हमारे एक इंफ्रा में इंडिया की जीडीपी जैसे जैसे ग्रो हो रही है और जैसे जैसे केपेक्स बढ़ता है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक, गवर्नमेंट जैसे केपेक्स कर रही है और प्राइवेट केपेक्स, ठीक है, टू ऑटोमेट थिंग्स, टू बेसिकली इम्प्रूव देयर ओवरऑल प्रोसेसेस, तो उसमें दे प्ले अ बिग रोल। एंड पावर सेक्टर में भी जैसे जैसे पावर सेक्टर बढ़ रहा है और उसमें इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, तो उसमें दे प्ले अ बिग रोल। तो ये सारी चीज़ों में, तो इसलिए गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स है लाइक पीएलआई स्कीम से दे सेड कि वी आर वेरी वेरी, मतलब काफ़ी हमें बूस्ट मिला है पीएलआई स्कीम की वजह से प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव से। और फिर सिमिलरली इनके जो बाकी गवर्नमेंट का जो केपेक्स हो रहा है इन रेलवेज एंड ऑल दीज मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे भी दे आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स। तो दे आर सेइंग कि हमें पूरा ओवरऑल केपेक्स पे हम डिपेंडेंट है। केपेक्स साइकिल जैसे जैसे बढ़ेगी इंडिया की, जो काफ़ी अच्छे से स्ट्रांगली बढ़ रही है, तो उसमें वी विल, मतलब हमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो दैट्स व्हाट दे ऑलवेज से। ऑर्डर इनफ्लो, अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे कैसे इनके ऑर्डर इनफ्लोज कैसे बढ़ रहे हैं हर सेगमेंट में। एवरी सेगमेंट दे आर बेनिफिटिंग, राइट। तो जैसे एनर्जी सेगमेंट में देखेंगे तो 6,200 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो इनका लेटेस्ट FY22 में। एज आई सेड, इनका FY22 मीन सितंबर 2022 एंड होता है इनका। FY22 इज नॉट मार्च 2022, ठीक है। तो रिसेंट ही है कंपेरेबली, ठीक है। तो 6,200 करोड़ के इनके ऑर्डर इनफ्लोज आए। पहले थोड़ा सा फ्लैट था, अब बढ़ गए हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे स्मार्ट इंफ्रा में भी 3 साल में कुछ खास नहीं हुआ, लास्ट 2 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। डिजिटल इंडस्ट्रीज में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, 4,600 करोड़ के। एंड इवन इन द मोबिलिटी लाइक रेलवे, तो वो 3,300 करोड़ का इनका ग्रोथ है। तो वो काफ़ी अच्छा इनका बेसिकली यहाँ पर ग्रोथ चल रहा है। अब सेकंड चार्ट अगर हम देखेंगे, इवन सेगमेंट मार्जिन्स जो हैं, ठीक है, वो भी इनके अगर एक्सेप्ट एनर्जी, मतलब एनर्जी और मोबिलिटी, तो ठीक है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, बट आप देखेंगे तो मार्जिन्स इंप्रूव ही हो रहे हैं। स्मार्ट इंफ्रा में मार्जिन्स इंप्रूव हुए, डिजिटल इंडस्ट्रीज में मार्जिन इंप्रूव हुए, एनर्जी में भी, एनर्जी में थोड़े से कम हुए हैं मार्जिन्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ देयर मार्जिन्स हैव आल्सो इंप्रूव्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड, ठीक है। एंड दे ऑल्सो गिव, तो ये तो हमें हो गया सेगमेंट वाइज। दे ऑल्सो टेल कि हमारा प्रोडक्ट्स जो इनके हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और ये सब चीज़ें, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इनका 58% रेवेन्यू प्रोडक्ट सेल से आता है, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, स्विच गियर्स हो गए, सारी चीज़ें, ट्रांसफार्मर्स वगैरह जैसे। एंड 28% रेवेन्यू इनके प्रोजेक्ट से आता है, ठीक है। कि हमें प्रोजेक्ट मिला पूरा, भाई ये पूरा ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे प्रोडक्ट्स भी लगे और बाकी काम भी किया, ठीक है। तो आईटी जैसे टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन किया, कोडिंग किया, सारी चीज़ें जो भी की, तो उस तरह से वो भी किया। एंड 14% रेवेन्यू जो है सर्विस से आता है, कि ठीक है वंस द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड, उसके बाद उसका सर्विस करना है, मेक श्योर कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो 14% रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो मतलब सर्विस रेवेन्यू हैज़ रिमेन्ड मोर और लेस सिमिलर, लेकिन प्रोडक्ट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 43, 48, 55, 58% के आसपास का चल रहा है। तो विच इज़ गुड, राइट। प्रोडक्ट पे अगर पैसा आता है तो वो बेटर रहता है ना, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बेच दिया आपने, ईजी, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट्स विल ऑलवेज भी, आपको काम करना है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी है आपको प्रोजेक्ट्स में, फिर देन आई एम श्योर मार्जिन्स वाइज भी प्रोजेक्ट्स जो पैसा होगा उसमें कम होगा, प्रोडक्ट्स में मार्जिन्स भी बेटर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देयर बिजनेस कम्स। एक और इंटरेस्टिंग जो चीज़ लगती है मुझे वो है कि दे हैव 18%, सितंबर 2022 जो इनका खत्म हुआ उसमें 18% दे सेड कि वी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, एंड मेजर एक्सपोर्ट्स इज टू देयर अदर पेरेंट कंपनी, मतलब देयर पेरेंट या दूसरी जो इनकी कंपनीज है, मतलब रिलेटेड पार्टी जो इनकी है। तो 18% ये पैसा मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे और एक्सपोर्ट करते हैं, और 82% जो FY22 में आया वो अपना डोमेस्टिक से आया,
ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, बट लेकिन एक चीज़ है कि ये अगर हम लास्ट 7-8 साल का नंबर देखें ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जबकि आपने अगर देखा होगा हनीवेल ऑटोमेशन, जो इनका एक काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट 33-34-35% का रेवेन्यू जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो स्टिल आई थिंक सीमेंस इज नॉट लुकिंग एट सीमेंस इंडिया फ्रॉम लॉट ऑफ कि भाई हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में और फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्रीज में, तो वो अभी तक तो वो नहीं दिखा है, मेजर कुछ नहीं है। अभी 16% था 2013 में, अब 18 है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है। यस, ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ा है क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है, बट एक्सपोर्ट का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है कि अगर एक्सपोर्ट थॉट प्रोसेस से देखें इस कंपनी को, क्योंकि इंडिया इज लॉट ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सपोर्टिंग दैट ऑल्सो, जैसे एप्पल कर रहा है एक्सपोर्ट, अब बहुत सारी हनीवेल ऑटोमेशन एज आई सेड, तो इनका कॉम्पिटिटर दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग अ लॉट नाउ, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट देयर। फिर जैसे इनका सेगमेंट था ना, तो मैं जब सोच रहा था मेरे को लगता था कि यार बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट से आता होगा, ऑयल एंड गैस या PSU से आता होगा, इनके पैसे फंस रहे होंगे बहुत ज़्यादा, राइट, तो इनका रिसीवेबल डेज बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो सब सोचता था मैं, बट ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली इनका 85% रेवेन्यू जो आता है वो प्राइवेट प्लेयर से आता है, सिर्फ 15% का रेवेन्यू ही गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कंपनी से आता है। 85% रेवेन्यू प्राइवेट प्लेयर से आता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ बेसिकली दे आर वर्किंग, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिकॉज प्राइवेट प्लेयर से आता है, तो ऑब्वियसली मतलब ऑल दोज रिसीवेबल साइकिल्स एंड एवरीथिंग इज बेटर मोस्टली इन प्राइवेट प्लेयर्स, एंड डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो फास्टर, बट स्टिल 15% का रेवेन्यू आ रहा है, और ये लास्ट ईयर 20 था, वो 15 हो गया है। तो प्राइवेट प्लेयर का एक्चुअली लास्ट 2 साल में प्राइवेट प्लेयर्स का रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। इनका ओवरऑल ऑर्डर बैकलॉग करंटली जो इन्होंने बताया है रिसेंटली, मतलब फ्रॉम दिसंबर क्वार्टर के बारे में बताता हूँ मैं आपको, 19,000 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर बैकलॉग है। 19,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैकलॉग है, ठीक है। जबकि कंपनी जो है, अगर हम मतलब रेवेन्यू वाइज देखें तो अराउंड 17,000 करोड़ का रेवेन्यू करती है साल में, मतलब जो TTM चल रहा है इनका वो 16-17 हज़ार करोड़ का चल रहा है, उसमें से 19,000 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है। और एंड इट्स नॉट समथिंग कि क्या कहते हैं, मतलब इनके ऐसे लॉन्ग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते, प्रोडक्ट बेस आपको देखा हमने कि मेजर पैसा तो प्रोडक्ट से ही आ रहा है। एक तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कि 10-10 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई एम श्योर कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फास्टर इंप्लीमेंट होते होंगे, बट काफ़ी बड़ा बैकलॉग है। तो मैनेजमेंट से पूछा गया कि ये इसका क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड, ठीक है, क्योंकि इनका जो टेक्निकल नो हाउ है वो अभी भी पेरेंट पे डिपेंडेंट है, दे डोंट डू इंटरनल कुछ ज़्यादा R&D वगैरह नहीं करते। तो इसीलिए काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो बनाते हैं, सारी चीज़ें काफ़ी सारे इंपोर्ट होते हैं। दे सेड कि बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ रशिया चाइना यूक्रेन वॉर एंड ऑल दीज थिंग्स, उनको मतलब लॉजिस्टिकली भी इश्यूज़ रहे इंपोर्ट में, एंड ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से भी दे फेस्ड इशू स्पेशली इन द लास्ट ईयर। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए, ठीक है, एंड काफ़ी सारे जो हैं वो कस्टमर साइड से भी डिले थे और कुछ हमारी साइड से भी डिले थे। सो दैट्स हाउ दे सेड कि अब थिंग्स विल इम्प्रूव, ठीक है, दैट्स व्हाट दे वर बेसिकली एक्सपेक्टिंग, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली दे आर currently structured. So I hope that you got a good understanding of their business now. तो अब हम बात करते हैं कि तो बेसिकली कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, राइट। तो फर्स्ट तो मेरे को जो अच्छी लगी, मतलब सबसे बड़ा जो मुझे मोट लगा, राइट, वो है कि बहुत हाई एंड टेक्नो हाउ है इनका, ठीक है। तो सीमेंस अगर आप देखेंगे, उनका जो पेरेंट है वो कंसिस्टेंटली वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा R&D का स्पेंड करता है। लास्ट ईयर दे स्पेंड $6 बिलियन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। $6 बिलियन, मतलब इंडिया के हिसाब से 50,000 करोड़ के आसपास दे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड दे वर अमंग द टॉप 20 R&D स्पेंडर, ठीक है, ग्लोबली। और जर्मन बेस्ड कंपनी है, तो काफ़ी बड़ा पैसा वो R&D पे स्पेंड करते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन दैट। दे आर ऑल्सो अमंग द ऑलवेज द टॉप 10 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में हमेशा इनका नाम आता है। मतलब अगर आप मोस्टली जो सर्वेज होते हैं तो सीमेंस का नाम हमेशा टॉप 10 टॉप 15 में मिलता ही है इनोवेटिव कंपनीज में। तो इसका मतलब ये है कि एक काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है, काफ़ी हाई एंड टेक बनाती है, राइट, और R&D पे भी स्पेंड करती है, तो नई नई चीज़ें करती रहते हैं। तो उसकी वजह से क्वालिटी, देयर ग्लोबल एक्सपीरियंस एंड देयर टेक नो हाउ, ये इनके सबसे बड़े मोट है मुझे लगता है, ठीक है। और
अभी जो उनका प्रेजेंस है राइट, जिसमें है कि भाई हम स्मार्ट, जैसे बताया मैंने, उन्होंने किस किस में बोला कि भाई हम स्मार्ट इंफ्रा में हैं, हम रेलवेज़ में हैं, एनर्जी में हैं, ऑटोमेशन में हैं। तो ये जो प्रेजेंस है ये सारे इंडिया में इस टाइम पे काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर है। एनर्जी मतलब पावर सेक्टर भी काफ़ी एक हाई ग्रोथ चल रहा है इंडिया में, ठीक है। स्मार्ट इंफ्रा में, स्मार्ट सिटीज़ और ओवरऑल पावर मैनेजमेंट में राइट काफ़ी फास्ट ग्रोथ है। रेलवेज़ बहुत ज़्यादा केपेक्स इंडिया का ग्रोथ है, 20-30% का मेरे ख्याल से केपेक्स ग्रोथ FY20 जो 4 में एक्सपेक्टेड है, जो इस बजट में अनाउंस हुआ है राइट। फिर ऑटोमेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें इन पे चल रही है। तो इसलिए तो ये 3-4 मोड हैं इनके कि एक तो बहुत अच्छी जगह पे प्रेजेंट है, जो बहुत फास्ट मतलब पूरा सेगमेंट ही फास्ट ग्रो कर रहा है। फिर देन दे हैव अ गुड टेक्निकल नो हाउ, दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस ग्लोबल, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंट, ठीक है। तो ये 3-4 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इनके मोड लगते हैं। और अच्छी अच्छी क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो भी बात करते हैं। तो और ये है जो मुझे कुछ अच्छी चीज़ लगी, तो भाई ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही। एक साल मतलब अगर 19,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन्होंने एक साल में कर दिए कंप्लीट, ठीक है ना, तो फिर मतलब वो रेवेन्यू तो है ही इनका, और बाकी जो कंसिस्टेंटली पहले का जो रेवेन्यू है वो भी चल रहा है राइट। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वो सब, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है हाथ में 19,000 करोड़ की राइट। दूसरा ये है, मुझे जो लगा जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी दिख रही है मुझे। अगर इनका पेरेंट सोचता है उसको स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस से कि यार इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों नहीं बनाते हम राइट, और हम मतलब एक लोअर कॉस्ट एक गुड प्रोडक्ट्स हम यहाँ से लेंगे एंड देन वी विल बेसिकली सेल टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने हनीवेल ऑटोमेशन ने वो किया है, इसलिए मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ कि वो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी जीरो डेट राइट, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाई प्रमोटर होल्डिंग है, 75% का प्रमोटर होल्डिंग है, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रोडक्ट से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर हम बाकी सब कंपनीज का देखें तो वो इतना प्रोडक्ट से रेवेन्यू नहीं कमाती हैं, ये जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो दे हैव अ वेरी हाई प्रोडक्ट्स रेवेन्यू, तो विच आई रियली लाइक, ठीक है। एंड लास्ट 2 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी है ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छी है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जो लगी, जो स्पेशली एक MNC कंपनीज में थोड़ा सा हमेशा टेंशन रहता है, वो है रॉयल्टी इनकम, कि कितनी ज़्यादा रॉयल्टी दे रहे हैं अपने पेरेंट को। अगर आप FMCG वगैरह में देखें तो 2.5 2.7, अभी HUL ने तो और भी बढ़ा दी थी, तो सब ये 2-3% की रॉयल्टी देते हैं। रॉयल्टी इज ऑन सेल्स, तो 2.5-3% ऑन सेल्स तो पेरेंट के पास जाता है, ठीक है। बट इनकी जो रॉयल्टी मैंने देखी वो काफ़ी कम है, और जबकि बहुत डिपेंडेंस है इनकी तो पेरेंट पे, 0.7% ही रॉयल्टी है इनकी। और मतलब अगर मैं नेस्ले और HUL देखूँ तो HUL मुझे लगता है कि उनकी तो क्या ही खास डिपेंडेंस है ना, उनकी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और उसमें कुछ R&D नहीं लगती ना इन सब प्रोडक्ट्स में जो एक FMCG प्लेयर्स है। बट यहाँ पर तो R&D काफ़ी बड़ा स्पेंड कर रहा है इनका जो पेरेंट है, और उस हिसाब से रॉयल्टी इज़ प्रेटी डिसेंट, 0.7%, तो काफ़ी डिसेंट लगी मुझे उस हिसाब से, ठीक है। एंड दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट राइट, तो इट्स नॉट कि भाई बहुत डिविडेंड दे रहे हैं, जो भी आ रहा है पर डिविडेंड दे रहे हैं और पेरेंट के पास डिविडेंड जा रहा है, नहीं वैसा भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा केपेक्स खुद कर रहे हैं, इंटरनली मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। तो उस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा खुद का केपेक्स भी है, और अच्छा खासा रिजर्व्स भी है इनके पास। तो ओवरऑल बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, केपेक्स कर रही है कंपनी, तो सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं उस हिसाब से, ठीक है। जो अब बुरी चीज़ें भी देख लेते हैं, क्या क्या रिस्क है, ठीक है। एक तो ये बहुत रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं बिजनेसेस की अपने, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कहेंगे क्या बोल रहे हो, समझ आता हूँ मैं। तो जैसे हमें दिखा ना 5, 7 और 10 ईयर्स में, 5 और 10 ईयर्स में इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं दिखी। उसके रीजंस ये हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस दे हैव सोल्ड। अभी इन्होंने एक लार्ज ड्राइव एप्लीकेशन बिजनेस था इनका, ठीक है, तो वो जो ग्लोबल सीमेंस ने बेच दिया, तो इन्होंने को भी बेचना पड़ा, तो ABB को बेचा शायद उन्होंने राइट। तो कुछ 335 करोड़ रुपीज़ इनको मिले, बट बिजनेस गया। सिमिलरली दे ऑल्सो सोल्ड मैकेनिकल ड्राइव बिजनेस था इनका, एक कुछ 375 2021 में बेचा इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने इनका एक प्रॉपर्टी थी कुछ 610 करोड़ रुपए की वर्ली में, वो बेची, ठीक है। फिर इन्होंने एक सीमेंस हेल्थ केयर था, वो कंपनी US के कंपनी से सेपरेट हो गया था राइट, तो उसका 3,000 करोड़ रुपए का कुछ प्रॉफिट इनको मिला था 2016 में, तो वो भी अलग हो गया। तो सीमेंस हेल्थ केयर इज नाउ सेपरेट बिजनेस। सीमेंस का हेल्थ केयर बिजनेस बहुत बड़ा है, वो सेपरेटली लिस्टेड है, तो पेरेंट ने भी उसको अलग कर दिया, तो इनको भी अलग करना पड़ा, ठीक है। फिर इनकी एक मेटल टेक्नोलॉजी कंपनी थी इनकी, तो वो दे हैव टू सेल टू VAI मेटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एक सीमेंस की सब्सिडरी है, तो उसको 1,000 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा 2015 में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब, एंड दे हैव एक पोस्टल एंड पार्सल लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी थी इनकी 2013 में, तो वो भी इनको बेचनी पड़ी। तो इस तरह से दे हैव सोल्ड लाइक मल्टीपल बिजनेसेस इन लास्ट 7-8 ईयर्स अगर हम देखें। और अभी भी ऐसी बात चल रही है कि इनका जो मोशन बिजनेस है ना, जो रेलवे वाला बिजनेस है,
वो ग्लोबल ऐसी बात हो रही थी कि जो मतलब इनका पेरेंट है दैट ऑल्सो वांट्स टू सेल दैट, बट वो कुछ तो उनका कंपटीशन कमीशन में अलाउ नहीं किया, इसलिए वो रह गया। ऐसी बात चल रही थी कि वो बिजनेस भी, और जिसकी वजह से रेलवे मतलब इन्होंने अच्छा पैसा कमाया है और काफ़ी अच्छा जो ग्रोथ दिख रहा है उस सेगमेंट में, तो वो भी बिजनेस जो है बेसिकली क्या कहते हैं, ऐसी बात हो रही थी कि दे विल सेल, बट इट वाज स्टॉप्ड। अब पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह बिकॉज ऑफ दिस एमएनसी बिजनेस का ये सब इश्यूज रहते हैं कि दे हैव टू ऑब्वियसली डू व्हाट द पेरेंट इज डूइंग, राइट। उनको रिस्ट्रक्चर हुआ तो यहाँ पर भी, अब वहाँ पर हो सकता है अलग अपॉर्चुनिटी जो यहाँ अलग हो, ठीक है। तो इनको कई बार अच्छे बिजनेसेस भी बेचने पड़ सकते हैं। तो वो सब थोड़े से मुझे लगता है कि इशू है। और वो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो सेपरेटली लिस्ट हो रही है ना कंपनी, वो तो प्राइवेट लिमिटेड बन रही है, ठीक है। तो आपको बस पैसा मिल रहा है और देन यू हैव टू बी आउट। तो ऐसा मतलब शेयर होल्डर मुझे जो है, अगर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी का बिजनेस है वो मेरा चला गया, अब जैसे इमोशन बिजनेस है रेलवे में अच्छा चल रहा है, अब सपोज पेरेंट ने बेच दिया और मेरा ये चला गया, तो देन आई लूज द ग्रोथ ना। तो एक मेरे को ठीक है उस टाइम पे वो आई विल गेट वट एवर द वैल्यूएशन पे पैसे मिल जाएंगे, आई सोल्ड इट, बट देन फ्यूचर में अगर मेरे को बिजनेस लगता है कि काफ़ी अच्छा है तो देन आई विल लूज द ग्रोथ। तो इस तरह से दैट्स वाई इनकी जो प्रॉफिट्स की ग्रोथ है और ये सब चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि इतने सारे बिजनेस सेल किए हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब पहले बिजनेसेस का प्रॉफिट बड़ा था या फिर था तो वो सेल हो गया तो उसका प्रॉफिट का इम्पैक्ट दिखता है, बट वन टाइम कंसिडरेशन मिलता है आपको उस चीज़ का। तो ये एक रिस्क है कि रिस्ट्रक्चरिंग कंसिस्टेंटली ये कंपनी करती जा रही है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो विच इज़ समटाइम्स गुड ऑल्सो कि ठीक है यार कोर बिजनेस पे फोकस करो, जहाँ आता है वो करो, बट देन समटाइम्स इट्स टू मच मेरे को लगता है। कंपनीज एट हाई वैल्यूएशन वो भी है डेफिनेटली, राइट। तो अगर जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अगर हम उसका पी देखें करंटली जो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 66-67 का है, बट बीइंग एमएनसी बीइंग अ वेरी हाई क्वालिटी गुड कंपनी, तो ये कंसिस्टेंटली हमेशा से हायर पी पे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कम पी पे रहे हैं। इनका जो प्राइस टू अर्निंग है कंसिस्टेंटली ज़्यादा ही रहा है। अभी भी अगर आप देखोगे तो 5 ईयर का पी अराउंड 60 का ही मीडियन है, ठीक है, एंड 3 ईयर का भी अराउंड 70-75 का ही मीडियन है। तो ज़्यादा ही रहा है, एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा ही रही है इस बिज़नेस से। लेकिन देन विद दैट काइंड ऑफ पी, द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दे आर इन, मे बी येस 1 or 2 years दे विल डू वेल, अच्छा खासा आएगा, बट ये कंसिस्टेंटली इस तरह से ग्रो कर पाएंगे क्या, राइट। और बीइंग एमएनसी कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं या सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें, और इंडिया लोकल कंपनीज भी आएंगी आई एम श्योर, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा कि वैल्यूएशन थोड़ा रिस्क अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सस्ता है बिजनेस, बट कंपनी हैज़ डन वेरी वेल, ठीक है। एंड रिसीवेबल्स इवन दो दे हैव लॉट लेस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट, बट स्टिल जो रिसीवेबल्स हैं इनके जो पैसे मिलते हैं इनको वो ऑब्वियसली, बट बिजनेस इज लाइक दैट आई थिंक कि 80 to 100 डेज में इनको अपने पैसे मिलते हैं एक एवरेज, तो विच इज़ वेरी हाई, राइट। मतलब 3-3.5 महीने में अगर मैंने प्रोजेक्ट किया तो 3-3.5 महीने के बाद प्रोजेक्ट पैसे मिलते हैं, ठीक है। और फिर जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दे हैव वेरी वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन पेरेंट, राइट। फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर गेटिंग इंपोर्टेड, क्योंकि जब भी मतलब मैनेजमेंट ने कमेंट्री वगैरह तो वो बहुत ही कम अर्निंग कॉल साल में 1 या 2 बार ही करते हैं, ठीक है, बट जो भी सुना जो भी समझा तो उसमें यही है कि दे हैव अ गुड, वो बताते भी नहीं है कि कितना इंपोर्ट होता है उनका रॉ मटेरियल, तो दैट आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन, आई कुडंट फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन, बट जो भी उनकी बात से लगा इट सीम्स कि दे हैव स्टिल हैव वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स, लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर गेटिंग इम्पोर्टेड एंड आर प्लग्ड इन इंडिया, इवन दो दे हैव अ गुड नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स इन इंडिया। तो वो भी है कि अभी उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है मेरे को लगता है पेरेंट पे, तो पेरेंट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, पेरेंट हैज़ टू डू वेल, ठीक है, ओवरऑल ग्लोबली भी, और मतलब फोकस भी होना चाहिए इंडिया पे, तो वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा डिपेंडेंस है, और ये सब एमएनसीज के टिपिकल इश्यूज हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस बिजनेस। आई होप दैट आपको बिजनेस भी समझ आया और आपको रीजंस भी समझ आए उसके बढ़ने के, और आपको ये भी समझ आया है कि बिजनेस में आज इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या रिस्क है और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। बाकी करना है नहीं करना वो आपका डिसीजन है, बट अगेन इट्स अ गुड बिजनेस फॉर श्योर। मतलब मुझे लगता है कि एक इंडिया की केपेक्स साइकिल प्राइवेट प्लस पब्लिक का ये एक बहुत अच्छा मतलब बिजनेस है, जो उसको डायरेक्टली, अगर आपको लगता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केपेक्स होगा, काफ़ी इंफ्रा में और ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट होगी फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड प्राइवेट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, तो उसमें ये एक बिज़नेस काफ़ी अच्छा करेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ऐसा नहीं है, बहुत वाइड नहीं है, क्योंकि जिस क्वालिटी के जिस तरह के प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं तो आई एम श्योर बहुत कम कंपनीज वर्ल्ड में इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो जो मुझे कंपटीशन दिखता है वो एक हनीवेल ऑटोमेशन है, जो इनका जो स्मार्ट इंफ्रा जो बिजनेस है उसके साथ मेरे को लगता है डायरेक्ट कंपटीशन है। फिर ABB एंड बॉश हैव सम कंपटीशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड देन ऑटो
ट्रांसमिशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वहाँ पर आई थिंक दे हैव सम कंपटीशन फ्रॉम देम, बट ऐसा बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं है ना। तो जो द क्वालिटी विच दे प्रोवाइड उस पर्सपेक्टिव से हम से, ठीक है ना। तो इसलिए एक काफ़ी अच्छा प्रॉक्सी है इंडिया की इंफ्रा स्टोरी में और ओवरऑल डिजिटलाइजेशन स्टोरी में, स्मार्ट इंफ्रा या फिर स्मार्ट सिटी स्टोरी में या मेक इन इंडिया स्टोरी में, तो एक अच्छी स्टोरी बन सकती है। बट द क्वेश्चन इज अगेन द वैल्यूएशंस विच एमएनसीज आर मोस्टली एट हाई, तो वो हमें देखना है कि ये आपको, मतलब मुझे लगता नहीं है कि एक बड़ा हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट येस द वे दे हैव ग्रोन इन लास्ट 3 ईयर, जैसे मैंने बोला है एक एफडी की तरह चार्ट है, एक लीनियर चार्ट है। अगर उस तरह का आगे के और भी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते रहे विच इज़ वेरी लाइकली दे विल कीप ऑन गेटिंग, तो ये कंपनी विल डू वेल। अब ये पेरेंट कैसे फोकस करता है, तो पेरेंट और इनका रिलेशनशिप कैसा रहता है और वो कितना फोकस करता है, कितना मैन्युफैक्चरिंग थॉट प्रोसेस देता है इंडिया में, वो सारी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर वो एक काफ़ी फोकस देता है तो मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है इन फ्यूचर। दैट इज़ ऑल आई हैव। होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एट दोस्तों। जय हिंद।